Good morning, good afternoon, everyone who has joined here. Uh, as promised, हम अपने नए सेशन के साथ आ चुके हैं और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट ऑब्वियस क्योंकि ये सीरीज उसी से रिलेटेड है। पर आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्राइवेसी एंड प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट। हम दो अलग अलग मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा है कि प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, जीडीपीआर में किस तरह से इसे किया जाना चाहिए, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और एक हैंड ऑन सेशन यूजिंग जनरेटिव एआई टू परफॉर्म दीज थिंग्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिसका डेटा वॉल्यूम कैन बी फ्रॉम 1000 डेटा प्रोसेसिंग टू 1 lakh प्रोफाइल्स प्रोसेसिंग। हाँ, स्केलेबिलिटी की बात हम बाद में करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन ऑन प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि डेटा प्रोसेसिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है इन जीडीपीआर, विच इज़ अ यूरोपियन रेगुलेशन। ये कहा जाता है कि आप अगर डेटा कंट्रोलर हैं, यू आर द कंट्रोलर ऑफ द डेटा, दैट मेंट ऑल द डेटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड, you are the controller of that. You have the authority, you have the control over collection of data and destruction of the data as well. Also, purpose of that data processing need to be defined. So दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जीडीपीआर में जो आपको सुनने को मिलेंगे, कंट्रोलर एंड प्रोसेसर। कई बार होता यह है कि डेटा कलेक्ट कोई दूसरी पार्टी कर रही है लेकिन उसे प्रोसेस कोई दूसरी पार्टी कर रही है, जिस कॉन्सेप्ट को आप केपीओ बेपीओ भी बोलते हो। हैपन्स व्हाट कि डेटा तो कलेक्ट किया किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, पर सिबिल स्कोर के लिए या बैकग्राउंड चेकिंग के लिए या प्रोफाइलिंग के लिए उसे थर्ड पार्टी वेंडर को दे दिया। सो द कंट्रोलर इज अ बैंक बट द प्रोसेसर इज दैट थर्ड पार्टी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। नाउ प्राइवेसी रिस्क मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है जहां हमें पता करना होता है ऑन टू मल्टीपल टावर्स कि प्राइवेसी कहाँ कहाँ से इम्पैक्ट हो सकती है। दैट इज एक्चुअली अ प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट। हम एक डीप डाइव करने वाले हैं इन सारे मुद्दों पर एंड वी विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट इन अवर दिस स्लाइड। ओके, सो what are the potential impact on privacy of systems, programs or initiative that process personal information? आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, पर क्या इस प्रोसेसिंग के कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन पे किसी तरह का रेगुलेटरी इम्पैक्ट आएगा या आपको किसी तरह की पेनल्टी देनी पड़ जाएगी? दैट इज द रीजन आपको प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है। पर्पस है प्राइवेसी रिस्क को प्रोसेसिंग से पहले ही पता कर लेना। वी कैन एक्चुअली define the towers within our organization. Who is handling what? Which kind of project? Whether artificial intelligence is involved, whether automation is involved, whether record management cycles are maintained, whether destruction policies are there, whether third party is involved. There are so many questions which can be asked depending upon the type of organization. एग्जाम्पल देता हूं, एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिटेल भी हो सकता है, कॉरपोरेट भी हो सकता है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट रिटेल भी सेलिंग कर सकती है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी कर सकती है। रिटेल में बट ऑब्वियस एक इंडिविजुअल या पर्सनल आइडेंटिफाइबल एंटिटी इन्वॉल्व होगी जिसकी प्राइवेसी की आपको रिस्पेक्ट करनी है। बट कॉरपोरेट में हो सकता है कोई कंपनी हो एंड कंपनी इज नॉट एन इंडिविजुअल, बट उस कंपनी के डायरेक्टर इंडिविजुअल हो सकते हैं। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। सो यू कैन असेस बाय दीज क्वेश्चनायर्स using a privacy impact assessment which kind of risk may impact privacy of that system, project, process or any program. Okay, so अलग अलग तरीकों से इसे किया जा सकता है। एक्सेल शीट पे कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट बना सकते हो, बीपीएम टूल्स यूज में ले सकते हो लाइक वन ट्रस्ट एंड अदर टूल्स, RSA आर्चर, सर्विस नाउ कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और जनरेटिव एआई यूज में ले सकते हो
create a basic skeleton of that assessment. ओके, सो ये आया कहाँ से? जीडीपीआर आया। जीडीपीआर में कहा गया कि आपके ऊपर 20 मिलियन यूरोस की पेनल्टी लग सकती है अगर आपने बिना कस्टमर के कंसेंट के या बिना लॉफुल बेसिस के, लॉफुल बेसिस पर हम लंबा डिस्कशन करेंगे इन अदर सेशन। 6 लॉफुल बेसिस हैं जीडीपीआर में। अगर आपने बिना लॉफुल बेसिस के डेटा को प्रोसेस किया और डेटा प्रोसेस से किसी इंडिविजुअल को किसी तरह का हार्म हुआ तो आप पेनलाइज हो सकते हैं। सो पेनल्टी कैन बी 20 मिलियन यूरोज और आपके ग्लोबल टर्नओवर का 4%। सो बात करते हैं कि किन आधार पर आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर आप लॉफुल नहीं थे, अगर आपने फेयरनेस नहीं की, अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था। पर्पस लिमिटेशन, पर्पस लिमिटेशन इज कि मैंने जब क्रेडिट कार्ड के लिए कस्टमर का डेटा लिया और फोटो यूज़ में लिया और आधार कार्ड इंडिया में लिया, तो आई वॉज लिमिटेड टू यूज़ दैट डेटा फॉर माई ऑनबोर्डिंग पर्पज़ ओनली। क्या मैंने उस डेटा को बिना कस्टमर से कंसेंट लिए किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ में ले लिया? दैट इज़ अ पर्पस लिमिटेशन का बैरियर ब्रेक होना। ओके, डेटा मिनिमाइजेशन। बहुत सारी जानकारी नहीं डिटेल लेनी है, उतनी ही जानकारी लीजिए जितने में आपका काम हो जाए। कम से कम डेटा में डेटा को प्रोसेस कीजिए, कस्टमर को ऑनबोर्ड कीजिए या सर्विसेज प्रोवाइड कराइए। एक्यूरेसी, डेटा क्वालिटी को मेंटेन रखिए। स्टोरेज लिमिटेशन, स्टोरेज लिमिटेशन इज अबाउट रिकॉर्ड मेंटेनेंस। इट्स लाइक आप कितने सालों के लिए अपने कस्टमर का या किसी इंडिविजुअल का डेटा अपने सिस्टम में रख सकते हैं। दैट कम्स अंडर पर्पस लिमिटेशन एज वेल। सो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन के लिए अलग, कंसेंटिंग बेस्ड प्रोसेस के लिए अलग, जिन पर हम बात करेंगे। दीज आर एक्चुअली द लॉफुल बेसिस एंड whether you have maintained the integrity and confidentiality of that customer's data or not. That is the question. Integrity, कस्टमर में ने आप पे ट्रस्ट करके अपना आधार कार्ड आपको दे दिया, पर आपने थर्ड पार्टी वेंडर को दे दिया। थर्ड पार्टी वेंडर ने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया टू परचेज सिम कार्ड। इंटीग्रिटी हैज़ बीन अफेक्टेड। कॉन्फिडेंशियलिटी बट ऑब्वियस, उसके तो बैंड बज गई। एंड अकाउंटेबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट। सो in accountability, we always talk about responsible, accountable, consulted and informed. These 4 sections needs to be maintained. Okay. I believe इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 35 है एंड यूरोपियन डेटा को ओरिएंटेड है। दैट इज़ द रीज़न प्राइवेसी इज़ नॉट रिलेटेड टू यूरोप नाउ। अब हर कंट्री का अपना प्राइवेसी लॉ है, इंडिया का भी अपना प्राइवेसी लॉ है एंड इंडिया भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को लेकर के आएगा इन फ्यूचर। सो एक इंडिविजुअल के राइट्स भी होते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड व्हेनेवर आपके डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, केवाईसी को रीअपडेट किया जा रहा है। आपका राइट है कि आपको एक मेल नोटिफिकेशन आए दैट योर डेटा हैज़ बीन फेच्ड। राइट टू एक्सेस, आपने क्या डेटा दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर प्रोसेसिंग, उसको आप एक्सेस करके अपडेट कर सकते हैं। राइट टू रेक्टिफाई, आपका स्पेलिंग गलत हो गया नाम का, आपका एड्रेस गलत हो गया, उसको अपडेट कराने का आपको राइट होता है। राइट टू इरेजर, आप सर्विसेज नहीं चाहते, भाई बजाज वालों मुझे फ़ोन करना बंद करो, आई डोंट वॉन्ट एनी ओवरड्राफ्ट। राइट टू पोर्टेबिलिटी, सिम्स में होता है जो आप अपनी सिम को एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका मेटा डेटा सेम होता है, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिटी। एंड राइट टू ऑब्जेक्ट, भाई मैंने आपको इतने काम के लिए अलाउ किया था बट आप बियॉन्ड जा रहे हो, दैट इज़ द ऑब्जेक्शन फ्रॉम माई साइड। आप बैंकिंग सर्विसेज दो मुझे बट मार्केटिंग ईमेल्स मत दो, दैट इज़ राइट टू ऑब्जेक्ट। ओके, so what is Article 35 of GDPR? So DPIA is a mandatory process when processing is likely to result in high risk to rights and freedoms of individual. Simple liner. So
हम पीआईए में करते क्या हैं, हम पीआईए में सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि वाई वी आर प्रोसेसिंग। हम प्रोपोर्शनैलिटी का असेसमेंट करते हैं कि क्या इस प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो एट व्हाट एक्सटेंट ज़रूरत है, और हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। रिस्क असेसमेंट करते हैं कि कहीं हमारी प्रोसेसिंग से किसी राइट या किसी के फ्रीडम पर किसी तरह का अफेक्ट तो नहीं हो रहा। एंड मिटिगेशन मेजर्स बनाते हैं कि मान लीजिए देयर आर सम क्रूशियल एलिमेंट्स, क्रूशियल थिंग्स दैट वी नीड टू डू। एक एग्जांपल देता हूं आपको, सड़क पे डला हुआ बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया है, गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है कि उसको आप अस्पताल तक ले जा सकते हैं, और अस्पताल ये बोल करके मना कर दे कि आई कैन नॉट प्रोसेस हिज डेटा क्योंकि मेरे पास कंसेंट नहीं है। देयर कैन बी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। सो दैट इज द रीजन मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने कंटेक्स्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बैंकिंग हो सकते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, रिटेल सेलर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, एंड दे हैव देयर ओन कंटेक्चुअलाइजेशन। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ISO 27001। पीआईए किया जाता है टू मिटिगेट द असेस्ड मेजर्स एंड सेफगार्ड अगेंस्ट देम। सबसे बड़ा सेफगार्ड है सिंथेटिक डेटा क्रिएट करना और पर्सनल डेटा को एनोनिमाइज करना। ओके, सो किस चीज़ से बचना है? एक्सटेंसिव प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते। दैट मीन्ट जिस काम के लिए आपने डेटा लिया है उतना ही आप प्रोसेस कर सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। लार्ज स्केल प्रोसेसिंग का मतलब ये कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के डेटा का बहुत बड़ा डेटाबेस उठा करके उस असेसमेंट को किसी दूसरे पॉलिटिकल बेनिफिट से जोड़ रहे हैं। आपने अप्रूवल्स लिए हैं? डू यू हैव अथॉरिटीज? मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक एरियाज ऑन लार्ज स्केल। एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि हमने कैमरे लगा दिए बहुत डेंसिटी वाले एरियाज़ में। अब सीसीटीवी कैमरा अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है किसी इंडिविजुअल की, तो अभी तो हम यूरोप की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियस प्राइवेसी, हर कंट्री का अपना लॉ और रेगुलेशन आएगा। सो ऐसा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में लिए हुए फोटो अगर आपके कंसेंट में नहीं है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दो टाइप के कंसेंट होते हैं। दैट मीन्ट ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो इससे हो जाता है कि हाँ, आपको पता है कि आप रिकॉर्ड हो रहे हो, पर अगर आपको पता नहीं है तो वो इलीगल है। सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। गूगल आपसे हर बार कंसेंट लेता है। गूगल आपको बार बार नोटिफाई करता है। अगर आप गूगल मैप्स यूज़ में लेते हैं तो आपकी एक टाइमलाइन भी बनती है कि आप इतने बजे भोपाल से दिल्ली गए, इतनी देर में पहुँचे, आपका पिछला 1 महीना ये रूट रहा। ये तो सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग है, पर क्या आप क्रिमिनल हैं? सो ये तो तभी होनी चाहिए जब आपने कंसेंट दिया हो। कंसेंट मतलब सहमति, लिखित सहमति। अगर आपने कंसेंट नहीं दिया है तो ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट दो मैकेनिज्म और होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि बंदा अगर ये सर्विसेज नहीं लेना चाहता है तो ही कैन ऑप्ट आउट, ही कैन मूव अवे। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। नाउ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का एग्जाम्पल चाइना से मिलता है। व्हाट इफ मैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग आपका चेहरा देख करके करना शुरू कर दूं? व्हाट इफ मैं पेमेंट आपके चेहरे से प्रोसेस करना शुरू कर दूं? व्हाट इफ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेयर लगा दूं जो ऑटोमेटिकली चेक कर सके कि आपको कोई बहुत सीवियर बीमारी तो नहीं है? कब? जब आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं। ओके, प्रोसेसिंग कंबाइंड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। दैट मींट डेटा सोर्स ए लॉफुल बेसिस डिफरेंट है, डेटा सोर्स बी, डेटा सोर्स सी, डी, ई, इन सारे डेटा सोर्सेस को मिला करके आप डेटा प्रोसेस करने की कोशिश करें, नो, इलीगल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पीआईए करना क्यों चाहिए? पीआईए करना चाहिए जीडीपीआर के कंप्लायंस के लिए, लॉफुल बेसिस के लिए, प्रिवेसी बाय डिज़ाइन को चेक करने के लिए। प्रिवेसी बाय डिज़ाइन इज लाइक सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डोमेन में हम
इंफॉर्मेशन बाय डिज़ाइन बोलते हैं, प्रिवेसी के कंटेक्स्ट में प्राइवेसी बाय डिज़ाइन बोलते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि प्राइवेट डेटा का ब्रीच नहीं होना चाहिए, या पर्सनल डेटा अगर किसी का हमने स्टोर करके रखा हुआ है तो वो स्यूडोनिमाइज या एनोनिमाइज्ड होना चाहिए। पेनल्टीज से बचना है तो सारे डॉक्यूमेंटेशन डेटा कंप्लीटनेस पूरा होना चाहिए। डेटा कंप्लीटनेस इज not only the volume of the data, not only data in use, data in motion, data in flow. No, it is also about whether you have right to process that data or not, and accountability. डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है या नहीं है, हु इज़ चेकिंग कि लोगों के राइट्स को देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कंट्री एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कुछ लोग जीडीपीआर को अपना अम्ब्रेला कंट्रोल मानते हैं और कुछ लोग कंट्री कंट्रोल्स को भी मानते हैं। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा बैंक है जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, तो वो जीडीपीआर को भी फॉलो करेगा और हो सकता है इंडिया के रेगुलेटर्स को भी फॉलो करे। ठीक है, श्योर, मूव अहेड। सो आपको पीआईए करना कब है? आपको अपने हर सिस्टम पे पीआईए करना है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं: प्रोजेक्ट, प्रोसेस, प्रोग्राम, पायलट, पीयूसी, एआई प्रोग्राम, सिस्टम्स। पहली बार कर रहे हैं तो करना है, नहीं तो हर साल करना है, हर 6 महीने में करना है, टू असेस प्राइवेसी इंपैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। जब भी आपकी प्रोसेस में या आपके एप्लीकेशन लेवल डेटा इनपुट्स में किसी तरह का चेंज हो तो भी आपको प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट करना है। जब भी आप थर्ड पार्टी चेंज कर रहे हैं या इंटरनल ऑपरेशंस को आउटडोर किसी को शिफ्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी वेंडर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपको प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट करना है। आपके डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है, दैट मीन्स कंट्रोलर प्रोसेसर रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है, तो प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट करना है। नए डेटा सोर्सेस आ रहे हैं, प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट करना है। और सर्विस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सर्विस ट्रांसफ़र इज़ लाइक I was getting the services from some XYZ BPO service provider, but now we are not satisfied and we are improving that by changing the vendor. Service transfer. Okay. So any change which is affecting the data will require a privacy impact assessment. Moving ahead. इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे, इनिशियल पीआईए करेंगे, फुल पीआईए करेंगे। इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले जीरो लेवल प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, पता करते हैं कि पीआईए की ज़रूरत भी है कि नहीं है। ये कैसे पता कर सकते हैं? कंटेक्चुअलाइजेशन से। आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के साथ काम करता है और प्राइवेसी इंपैक्ट हो सकती है, इन दैट सिनारियो इनिशियल स्क्रीनिंग में ही पता चल जाएगा कि हाँ पीआईए तो लगेगा। तो इसको हम ऐसा बोलेंगे कि जीरो लेवल स्क्रीनिंग, थ्रेशहोल्ड एंड फुल स्केल पीआईए. So every time the questionnaire will get what you say expanded, extended. Okay. इनिशियल पीआईए में हम बात करते हैं कि हाँ हमने जीरो लेवल पे देखा प्राइवेट डेटा तो यूज़ में लिया जा रहा है, लेट अस आस्क सम मोर क्वेश्चन जिससे पता चल सके कि डेटा फ्लो किस तरह का है और रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो. एंड फुल स्केल पीआईए. नाउ फुल स्केल पीआईए को मैं अगर आपको बताऊं, सो फुल स्केल पीआईए में असल में हम इंडिविजुअल राइट्स लेवल पे चले जाते हैं. जीरो लेवल पे हमने पता किया कि प्राइवेट डेटा है कि नहीं है. इनिशियल पीआईए पे पता किया लॉफुल बेसिस है या नहीं है. फुल स्केल पीआईए में हमने कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाया बाय आस्किंग मेन क्वेश्चन, सब डोमेन क्वेश्चन, a subdomain of subdomain question, micro level questionnaires we'll ask, and we are going to see those questionnaire today using some Gen AI tools. Okay. डीप रिस्क एनालिसिस करते हैं और मिटिगेशन प्लानिंग करते हैं. मिटिगेशन प्लानिंग ऑफ द प्राइवेसी रिस्क विच कैन अकर. ओके. सो इनिशियल स्क्रीनिंग. इनिशियल स्क्रीनिंग है, इसको बोलेंगे हम जीरो लेवल स्क्रीनिंग. किस तरह की इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं? क्या डेटा प्रोसेसिंग के लिए ऑथराइज्ड हैं?
क्या न्यू टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग यूज में ले रहे हैं? किस तरह की नई प्रोसेस है जिसको हम बना रहे हैं? नई प्रोसेस इज लाइक, आप पहले इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर्स को सर्विस देते थे, पर आजकल आपने केवाईसी के लिए मोबाइल से फ़ोटो खींच करके लाइव फ़ोटो लेना शुरू कर दिया है, जिसके कारण पर्सनल डेटा अंदर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं? कॉन्टैक्ट के मेथड्स कैसे हैं? दोनों ही बातें, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, contract with the third parties for the processing of the data, and contact methods। आप लाइव बंदे से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरी करवा रहे हैं, या आप मोबाइल के कैमरा के थ्रू उस बंदे का नो योर कस्टमर परफॉर्म कर रहे हैं। जीरो लेवल क्वेश्चनायर। हमने बहुत सिंपल सवाल पूछे। सिंपल सवाल ये कि नया प्रोजेक्ट है, एआई है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज में लोगे, कंसेंट लिया है, किस पर्पस से कर रहे हैं, कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा, और दैट विल डिफाइन कि व्हाट लेवल ऑफ रिस्क दैट कैन अकर इन फ्यूचर। ओके, सो अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब यस आता है, और जिसका हमने कैलकुलेशन बनाया हुआ है, दैट वी विल डिस्कस इन दीज स्लाइड्स ओनली, तो हमको नेक्स्ट लेवल ऑफ थ्रेशहोल्ड असेसमेंट पे बढ़ना है। एंड दैट थ्रेशहोल्ड असेसमेंट विल टॉक अबाउट आपकी प्रोसेस में कुछ चेंज आए हैं, जिसके कारण आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के यूजेस को बदला है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आपके डेटा कलेक्शन के मेथड बदल गए हैं, या आपका डेटा कलेक्शन का पैकेज स्टाइल बदल गया है। आपने सेंसिटिव डेटा को भी यूज में लेना शुरू कर दिया है या कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, थर्ड पार्टीज, वेंडर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए? कंट्रोलर, द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द डेटा; प्रोसेसर, द पर्सन हु इज प्रोसेसिंग द डेटा। आई विल नॉट से पर्सन, द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलेक्शन? क्यों कर रहे हैं कलेक्ट? लॉफुल बेसिस है या नहीं है? और अगर है तो इंडिविजुअल राइट्स की वैल्यू की है हमने या नहीं की है? कलेक्शन का मेथड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या पेपर से कलेक्ट कर रहे हैं, या दोनों ही तरह से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है? स्टोरेज की लोकेशन क्या है? वाई वी आर आस्किंग दिस? दिस इज रिलेटेड टू क्रॉस कंट्री डेटा ट्रांसफर। यूरोप का डेटा अगर आप इंडिया में लाके प्रोसेस कर रहे हैं तो क्रॉस कंट्री डेटा ट्रांसफर है। अगर आप इंडिया का डेटा बिना इंडिया के रेगुलेटरी के गाइडलाइंस को फॉलो किए पाकिस्तान में सेव करना शुरू कर देंगे, सो दैट विल बी अ इशू। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, किस लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है थर्ड पार्टी से, रेगुलेटर से, लीगल एंटिटीज से, एंड विच काइंड ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स आर देयर while collecting the individual data। सो थ्रेशोल्ड असेसमेंट भी कर लिया हमने, इसमें भी हमारा रिस्क मॉडरेट से हाई निकल गया। अब हमको आगे जाना पड़ेगा फुल स्कोप पे। सो यू गॉट दिस इज काइंड ऑफ लेडर नंबर 1, जीरो लेवल। रिस्क ज़्यादा था तो हम लेडर नंबर 2 पे पहुंचे, इनिशियल पीआईए किया, यहाँ भी रिस्क ज़्यादा आया। अब हम और भी माइक्रो लेवल क्वेश्चन पूछेंगे टू परफॉर्म फुल स्कोप असेसमेंट। ओके, फुल स्कोप असेसमेंट प्रोजेक्ट किस तरह का है? वी वॉन्ट इन राइटिंग द डिस्क्रिप्शन एंड एवरी डेटा प्रोसेस फ्लो। ये वही डेटा प्रोसेस फ्लो है जो विजियो पे बनता है, या जिसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स बनाते हैं। दैट विल शो कि डेटा कहाँ से चलना शुरू हुआ और कहाँ जाकर के ख़त्म हुआ, और कितने एलिमेंट्स हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड हैं, जोन्स से रिलेटेड हैं, और कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं इन दिस कंट्रोलर प्रोसेसर रिलेशन। डीपीआईए भी करना होता है इसमें। सो दिस इज द टर्म्ड डेटा प्रोटेक्शन इश्यू एनालिसिस, although impact word can also be used। Are there any issues and concerns raised? But obvious we need to check in this full scope PIA।
Privacy by design features. Privacy by design feature is encryption, pseudonymization, need to know basis, uh, display of the data to the person who are authorized to see that data, role based access actually, compliance with data protection principles, justification for processing personal data. Justification for processing personal data is lawful basis, consent, legal obligation, or legitimate interest. There can be 6 kind of lawful basis. Which parties are involved in the processing of the data? Public interest analysis. कई बार होता ये है कि what is the name of the company? कोई ऐसी कंपनी लीजिए जो NGO है और जो पब्लिक इंटरेस्ट में एनालिसिस कर रही है कि AQI किसी शहर का इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि खेतों में पराली जलाई जा रही है. पब्लिक इंटरेस्ट एनालिसिस. उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये एनालिसिस कर रहे हैं. सिक्योरिटी मेजर इम्प्लीमेंटेशन. इट इज़ द रिस्क रिमीडिएशन पोस्ट PIA कि हमने इतने सिक्योरिटी फ्लॉज देखे, इनको सुधारना होगा बिफोर गोइंग लाइव विद दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और प्रोसेस. ओके, मूविंग अहेड. की कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, स्कोप, any linkage to existing program, what is the aim and purpose for the purpose limitation, what benefits the organization will get, all the documentation, data flow diagram, architectural diagram, network diagram, security diagram, privacy by design, security by design, opt-in, opt-out mechanism, privacy notices, cookies and consent management, and but obvious stakeholders and timelines for better service contracts. Okay, moving ahead. So, key component data flow analysis के क्या रहेंगे? Why you are collecting the data, from where the data is starting, what is the storage location, what are the uses, what are the people who are processing the data, that is transfer and disclosure, and retention and destruction policy. एक proper flow diagram आपकी process का आपको बनाना होगा. इसको भी generative AI से कर सकते हैं. Okay, moving ahead. सो अब आया रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क. मैंने बनाया एक बहुत बड़ा क्वेश्चनायर, 0 लेवल. देयर वर लेट्स से 5 क्वेश्चंस. अगर 0 लेवल में रिस्क हाई है सो देयर विल बी थ्रेशोल्ड, देयर विल बी 10 क्वेश्चंस. अगर इसमें भी रिस्क हाई है सो देयर विल बी फुल स्कोप, अगेन 10 क्वेश्चन. मैं बहुत रैंडम नंबर ले रहा हूं क्योंकि प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट असल में एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है और ये बदलता रहता है. ओके, सो रिस्क इक्वल टू थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी. Risk assessment is based on actually privacy principle violation, data subject right violation, and any kind of violation on confidentiality, integrity, and availability. I'm talking about data breach. किसी बंदे का डेटा ब्रीच हुआ तो क्यों हुआ? 72 घंटे में उसको मैसेज गया कि नहीं गया, क्योंकि उसके राइट हैं. ओके, सो रिस्क असेसमेंट का पहला सिनारियो मैंने आपको बता दिया. मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने एक स्कोरिंग चार्ट रखा अपने हर क्वेश्चन पे, जिस पे मैंने स्कोर्स दिए. इम्पैक्ट इनटू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिस्क रेटिंग. मेरा जो मैट्रिक्स है वो आपको सामने दिख रहा है. रिस्क आर लो टू हाई. इफ द मैट्रिक्स इज फॉलिंग बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड नॉट लाइकली, माई रिस्क इज लो. लेट मी शो यू. So, impact into probability. Scale of severity is acceptable. नॉर्मल रिस्क है, डेटा लिया जा सकता है, कोई रेगुलेटरी इम्पैक्ट नहीं होगा. और लाइकलीहुड ऑफ रिस्क इज ऑल्सो नॉट लाइकली, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, आपका रिस्क लो हुआ. नो, लाइकलीहुड रिस्क हो सकता है, डेटा कैन गो अवे एंड, पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन सह लेगा, तो रिस्क मीडियम है. हम इन सारे सेक्शंस को लेते हैं, हाई हाई हाई. ये क्या है? हाँ, रिस्क तो है, लाइकलीहुड किसी रिस्क के घटने की है, लेकिन इस रिस्क के घटने के बाद
हम पर पेनल्टी लगने के चांस हैं, हाई रिस्क। प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है 60% एंड अबव चांसेस हैं कि लाइकलीहुड है, घट सकता है कोई इशू, लेकिन एक्सेप्टेबल है, तो दैट विल बी आवर मीडियम रिस्क। एंड देन हाई रिस्क आर टू सिनारियोज वेयर either it is tolerable and probable and it is generally unacceptable and probable. So हमने इन सारे को रिस्क रेटिंग दी है और स्कोरिंग कैसे की है कि अगर स्कोरिंग 1 to 2 आ रही है तो वो नेग्लिजिबल रिस्क है, 3 to 4 लो रिस्क है, 6 to 9 मीडियम रिस्क है एंड 10 to 16 हाई रिस्क है. दिस इज अ मैकेनिज्म दैट वी क्रिएटेड ऑन आवर सेल्फ कंट्रोल असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट. ओके, मूविंग अहेड. मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस यहाँ वहाँ से देख करके आइए. ये सिनारियो प्राइवेसी को ओरिएंटेड है. ओके, सो जीडीपीआर का आर्टिकल 5 बोलता है कि डेटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी रखिए, डेटा सब्जेक्ट को बताइए कि उनका डेटा किस चीज़ के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, और लिमिटेशन बताइए कि हम इसके अलावे आपके डेटा का यूज़ नहीं करेंगे. वो बात अलग है कि कुछ बायोमेट्रिक डेटा कार्ड्स कई बार ब्रीच हो चुके हैं. लॉफुल बेसिस इज कि कंसेंट के ऊपर अगर आपने डेटा लिया है तो कंसेंट से रिलेटेड काम ही कर पाएंगे. लॉफुल बेसिस अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो आप उस डेटा को लीगल ऑब्लिगेशन के लिए ही यूज़ में ले पाएंगे. पर्पस लिमिटेशन, बट ऑब्वियस मैंने आपको बताया कि आपने बैंकिंग के केवाईसी के लिए अपना डेटा दिया था, पर क्या उसको किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए यूज़ में लिया जा सकता है? नो. पर्पस लिमिटेशन. या बैंक उस डेटा को यूज़ में ले सकती है आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर का लेट्स से प्रोडक्ट प्रपोज करने के लिए? नहीं. पर्पस लिमिटेशन. डेटा मिनिमाइजेशन, आपका काम 10 फील्ड डेटा से हो सकता है पर आप 90 फील्ड ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हैं. नो, इट इज़ नॉट डेटा मिनिमाइजेशन. अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ डेटा मिनिमाइजेशन आया क्यों है. डेटा मिनिमाइजेशन आने का फंक्शन केवल ये है कि आपका स्टोरेज बहुत महंगा पड़ता है, ओपेक्स बहुत हैवी है. तो अगर आप बिना मतलब का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि किसी बंदे के पास मिलियंस ऑफ लाइंस डेटा है. अगर वो मिलियंस ऑफ लाइन डेटा को 10,000 लाइंस, 50,000 लाइंस या 1 मिलियन लाइन तक भी ला पाया तो उसके डेटा स्टोरेज में 90% का डिक्रीज हुआ, जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ गई. ये एक एस्पेक्ट है. एक्यूरेसी, डेटा का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. स्टोरेज लिमिटेशन, हर डेटा को लेने के बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करना होगा कि मैं डेटा को रिटेन क्यों करूंगा. रिटेंशन इज लाइक कि मैं डेटा अपने पास क्यों रखना चाहता हूं, किसी का पर्सनल डेटा मैं अपने पास क्यों रखना चाहता हूं. दैट इज स्टोरेज लिमिटेशन. Integrity and confidentiality, how we are maintaining this by ISO 27001 along with privacy by design. Accountability, who is responsible for data protection, who is responsible for privacy impact assessment, who is responsible for legal remediation, and data subject rights, जो मैंने आपको बताया कि lawful basis से directly connected हैं data subject rights. Moving ahead. Now here we are with डेटा सब्जेक्ट राइट्स. बहुत देर से हम इसको गुनगुना रहे हैं. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा का क्या यूज़ होगा बाय अ प्राइवेसी नोटिस. राइट ऑफ एक्सेस, यू नीड टू रिसीव अ कॉपी ऑफ योर पर्सनल डेटा विच इज़ बीइंग प्रोसेस्ड. राइट ऑफ रेक्टिफिकेशन, आप इनएक्यूरेट डेटा को ठीक करवा सकते हैं. राइट टू इरेजर, यू डोंट वांट सर्विसेज, डिलीट माय डेटा. Right to restrict processing, don't process my data, now I don't want the services. Right of data portability, data can be shifted from one specific service provider to other service provider. Right to object and automated decision making, this is profiling.
सो प्रोफाइलिंग का एक छोटा एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक एआई टूल बनाया, उसको सिबिल से लिंक कर दिया। जैसे ही सिबिल स्कोर डाउन हुआ, जब बंदा बैंक में लोन लेने के लिए गया, तो सिबिल स्कोर को देख के विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन उसका लोन कैंसिल कर दिया गया। इट इज कॉल्ड प्रोफाइलिंग, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग, लोन कैंसिलेशन, इंश्योरेंस क्लेम कैंसिलेशन, ये प्रोफाइलिंग के अंदर आते हैं। सो अगर ये कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल को बताना होगा। ओके, मूविंग अहेड। रिस्क मिटिगेशन के मेजर्स क्या हैं? अपने स्टाफ को प्राइवेसी ट्रेनिंग दीजिए, सिस्टम यूज करना सिखाइए, राशि सिखाइए, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, इन्फॉर्म्ड, कंसल्टेड, नीड टू नो प्रिंसिपल को जरूर बताना चाहिए। कौन ऑथोराइज्ड है, कौन ऑथोराइज्ड नहीं है डेटा देखने के लिए। एनडीए साइन कराने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि आप इंडिविजुअल डेटा का मिसयूज नहीं कर सकते। एक डीपीओ को अपॉइंट कीजिए। अब बात आती है सिस्टम कंट्रोल्स की। दीज कंट्रोल्स आर ऑलरेडी इन द सिस्टम by cyber security practices and ISO 27001 information security standards. Access control, encryption, audit logs, security testing, vulnerability assessment, secure backing up of system, ये सब ऑलरेडी होता है। प्रिवेसी में pseudonymization, anonymization and creation of synthetic data का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मूविंग अहेड, आप किस तरह से इसे कर सकते हैं, ये चर्चा अब हम करने वाले हैं। We are now moving to our practice of generating these things on generative AI tools. Okay, so give me a second. So यहाँ पर मैंने एक पूरा टूल बना करके रखा है। This tool only talks about, ये जेमिनाई है। जेमिनाई को मैंने बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सिंपल प्रॉम्प्ट्स, और हाँ मैंने डेटा सोर्स भी दिए हैं। Data source, that meant these are the best practices by using what you can create a tool. Okay, privacy impact assessment dashboard आपके सामने खुला हुआ है। सेक्शन ए, जनरल इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। मैंने टूल को ऐसा बनाया है जिसमें आपको असेसमेंट का स्टेटस भी दिखता जाएगा। इट इज़ अ न्यू इंटरनल प्रोजेक्ट सिस्टम, लो रिस्क क्लासिफिकेशन। व्हाट इफ इट इज़ अ पायलट प्रोग्राम, लो रिस्क क्लासिफिकेशन। वेंडर सप्लाई एंगेजमेंट, लो रिस्क क्लासिफिकेशन। प्रोजेक्ट क्रिटिकलिटी, कस्टमर फेसिंग सर्विसेज हैं एंड रेगुलेटेड सर्विसेज हैं। प्रोजेक्ट स्टेटस, इट इज़ अ इनिशियल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन फेज और लाइव प्रोडक्शन। मैं अभी रैंडम क्वेश्चनर्स सिलेक्शंस कर रहा हूँ असेसमेंट पे, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने ये बनाया कैसे। हैव यू डन द PIA बिफोर? नो, पहला असेसमेंट है। सेक्शन बी, विच काइंड ऑफ डेटा यू आर कलेक्टिंग? चिल्ड्रन डेटा। ओके, डेटा सेंसिटिविटी, इट इज़, मैं कॉन्टैक्ट डेटा ले रहा हूँ, लोकेशन डेटा ले रहा हूँ, हेल्थ डेटा ले रहा हूँ, किस तरह का डेटा ले रहा हूँ, वो डेटा स्कोर को अफेक्ट करेगा। डेटा वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम हमेशा हाई रिस्क होता है। ओके, डेटा सोर्सेस, डेटा डायरेक्ट डेटा सब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी प्रोसेसिंग, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ हेल्थ डेटा जिसमें ये सब आ जाता है। एक सेक्शन ये भी है कि मैं, हो सकता है हेल्थ डेटा को ना ले रहा हूँ, मैं बायोमेट्रिक डेटा को ले रहा हूँ। So you will see as soon as we select something, the risk scores and the dashboard is automatically changed here. Lawful basis, आपने लॉफुल बेसिस को यूज में लिया कि नहीं लिया? अच्छा चलिए सबसे पहले बता दूं कि लॉफुल बेसिस होते क्या हैं। पहला है कंसेंट,
राइटिंग में कंसेंट ले सकते हैं, या जैसे मैंने आपको सीसीटीवी का सिनेरियो बताया, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दो टाइप के कंसेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल नेसेसिटी, आपका इंडिविजुअल के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, एम्प्लॉई, वेंडर, दैट इज द रीजन आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है। लीगल ऑब्लिगेशन, लॉ आपको कहता है कि इस बंदे का डेटा प्रोसेस करो। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दिस काइंड ऑफ सिनारियोज आर देयर। लेजिटिमेट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कर सकती है ये, मेरा लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, आई वांट टू प्रोफाइल यू। वाइटल इंटरेस्ट, एनजीओज कर सकते हैं ये, वाइटल इंटरेस्ट, they have vital interest of analyzing, developing statistical tools and everything. Public task, authority, government task. No lawful basis identified is just a scenario जहाँ risk will be high. Okay. कंसेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये टूल मैंने बनाया कैसे? ये टूल बनाने के लिए मैंने बहुत सिंपल काम किया। मैं जेमिनाई पर गया और मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग द PIE असेसमेंट डेटा एज बिलो, जिसमें मैंने उसको सारे क्वेश्चनायर्स दे दिए। दीज आर माई क्वेश्चनायर्स, यू नीड टू क्रिएट अ वेब पेज। इट इज़ अ बिग प्रॉम्प्ट एक्चुअली, सो मेरे हिसाब से ये 1000 टोकन्स का प्रॉम्प्ट था। और इस टूल ने उस पूरे कोड को लिखने में मेरे हिसाब से लगभग 5 मिनट का समय लिया और टूल बन के हाथ में आ गया। क्राइटेरियाज भी उसने बता दिए कि मैंने इन स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को उठाया है। साथ में मैंने उससे ये भी पूछा कि हाउ टू डिप्लॉय इट टू पर्सनल होस्टिंग सर्वर। सो इट इज़ वाइब कोडिंग एक्चुअली। इट विल टेल यू a step-by-step guide on how to deploy it on your server. कंट्रोल पैनल्स बहुत बढ़िया होते हैं होस्टिंग सर्विसेज में, ईजिली आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये टूल मैं technoscope.co.in पर अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन प्ले विद इट, यू कैन अंडरस्टैंड द प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, please try to connect with me over LinkedIn or via technoscope.co.in. So this was all about today's privacy impact assessment session. I hope it was useful. आगे मिलते हैं कुछ नए सेशंस के साथ. Thank you.